सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर का ये पहला दौरा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम बातें कही और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम पाकिस्तान सुनेगा तो अपनी शर्मनाक शिकस्त उसे याद आ जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी का वादा है कि वो विकास को रुकने नहीं देंगे। विकास की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से डिफेंस इकोसिस्टम पर सभी लोग अब उम्मीद जता रहे हैं। क्योंकि हमारी सेनाओं का जो भरोसा है वो मेक इन इंडिया पर था और अब वक्त आ गया है कि हमें सीमाओं पर सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजारों में मेक इन इंडिया को बढ़ाना है। तो तमाम बातें यहाँ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर की, जहां एक तरफ चिनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन किया और उसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की, तो वहीं मेक इन इंडिया के मिशन में सभी लोगों का साथ मांगा और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को किस तरीके से शिकस्त मिली, इस बात को बड़ी ही गंभीरता से दोहराया। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। अल्पसंख्यक कार्यों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। उम्मीद पोर्टल एक सेंट्रल पोर्टल है। इस पोर्टल पर देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ बोर्ड को जितनी भी वक्फ संपत्तियां हैं उसका 6 महीने के भीतर इस पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए इसका वेरिफिकेशन होगा। सरकार के मुताबिक ये उम्मीद पोर्टल जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में और ज्यादा पारदर्शिता लाने और बेहतर प्रबंधन के लिए किया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इसके द्वारा जो नया वक्फ संशोधन कानून बना है उसके जरिए वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उसमें पारदर्शिता आएगी, जिससे जो मुस्लिम समाज के ही गरीब तबके के मुस्लिम भाई बहन हैं उनका भला होगा, उनका हित होगा। खास बात यह है कि ये पोर्टल लॉन्च तब हुआ है जब मोदी सरकार के 11 साल में मात्र 3 दिन रह गए हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ कोमल शर्मा। महाराष्ट्र की सियासत में क्या ठाकरे परिवार एक होने वाले हैं क्या? अब इसकी चर्चा जोरदार तौर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मन में जो भी है वैसा ही होगा। यानी आने वाले समय में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी एक आ सकते हैं। इस तरीके का एक संकेत उद्धव ठाकरे ने दे दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि छोटे मोटे गिले शिकवे भुला कर महाराष्ट्र की जनता के लिए अगर एक आने की पाली आएगी तो ऐसे में वो निश्चित तौर पर हाथ मिलाने के लिए उद्धव ठाकरे से तैयार है। अब उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीएमसी चुनाव को लेकर लोगों के बीच में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक आ सकते हैं, क्योंकि इमोशनल तौर पर मराठियों को अपनी तरफ खींच सकते हैं ठाकरे परिवार, और इसी को लेकर इस तरीके की चर्चाएं शुरू है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की एपीएमसी की बैठक के नतीजे आ गए हैं। आज आरबीआई की तरफ से एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती की गई। ये तीसरी बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है, जिससे आम लोगों को राहत मिले। दरअसल आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटाया है और इसे 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया गया है। इस ताजा कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से नीचे, मतलब कि 5.50 पर आ गया है। बता दें कि इससे पिछली 2 एपीएमसी बैठकों में भी ब्याज दरें 25-25 बेसिस पॉइंट घटाई गई। बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी ईएमआई अब और भी ज्यादा कम होगी। इस तरीके से आरबीआई की बैठक होती है, एपीएमसी की बैठक होती है और हर बार लोगों को इंतजार रहता है कि उस बैठक में कोई फैसला लिया जाए। तो वैसे ही इस बार भी आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की गई है, जिससे कई लोगों को फायदा जरूर होगा। कैमरामैन घनश्याम के साथ मैं आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।
उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था के निजीकरण के खिलाफ कई बार ऊर्जा विभाग के कर्मचारी अधिकारी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार विभाग से दो हाथ कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, ये लगातार इसके पहले भी प्रदर्शन होता रहा है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने बिजली विभाग में एस्मा लगा दिया है। सरकार इसके पहले भी दिसंबर महीने में एस्मा लगाई थी और सरकार को लग रहा है कि हम एस्मा लगा के इस आंदोलन को रोक पाएंगे। हालांकि कर्मचारियों का अपना दर्द है, वहीं सरकार में बैठे अधिकारियों का अपना तर्क है। उनका तर्क है कि निजीकरण से बिजली व्यवस्था का हाल बदल जाएगा। वहीं कर्मचारी आरोप लगा रहे हैं कि निजीकरण करके सरकार को कुछ लोग चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि एस्मा लगा देने के बाद कर्मचारी आंदोलन करते हैं या नहीं करते हैं। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह के मामले में मुख्य चुनाव पदाधिकारी यानी सीईओ ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक श्वेता सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इसमें यह पाया गया है कि श्वेता सिंह बोकारो में बीएसएल और एचएससीएल दो के क्वार्टर में रहती है। 2 क्वार्टर उनके पास है और उन दोनों क्वार्टर की जानकारी जो है वो चुनावी हलफनामे में उन्होंने नहीं दी। तो साफ तौर पर कई और बातें हैं जो प्रारंभिक रिपोर्ट में झारखंड सीईओ ने अब चुनाव आयोग को सौंपी है। बीएसएल और एचएससीएल प्रशासन ने सीईओ को रिपोर्ट भेजी और उसमें बताया कि श्वेता सिंह के नाम से 2 क्वार्टर अलॉट है। सेक्टर 3 में क्वार्टर संख्या 562 का किराया 2.77 लाख और सेक्टर 3 क्वार्टर संख्या 873 का किराया 97,000 रुपया बाकी है। श्वेता सिंह ब्रह्मा सोसाइटी सर्विस सोसाइटी की सचिव भी हैं। सचिव होने के नाते उन्होंने सेक्टर 3 में क्वार्टर संख्या 873 लिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आयकर विभाग ने भी सीईओ को जानकारी दी है कि श्वेता के नाम पर 2 पैन कार्ड है, एक गुरुग्राम में बना है और एक रामगढ़ में बना है। गुरुग्राम से जारी पैन कार्ड में पिता का नाम दिनेश कुमार सिंह लिखा है, जबकि रामगढ़ से बने कार्ड में पिता का नाम संग्राम सिंह लिखा हुआ है। जबकि किसी भी पैन कार्ड में पिता का नाम ही लिखा जाता है, पति के नाम का प्रावधान नहीं होता है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि उनके नाम पर कई वोटर आईडी कार्ड होने के मामले को लेकर अब जो जमुई में उनके नाम का वोटर आईडी कार्ड था उसको बिहार के चुनाव पदाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। दूसरी तरफ श्वेता सिंह का कहना है कि आगामी 16 तारीख को वो एसडीओ को इस मामले में अपना जवाब देंगी। श्वेता सिंह का जवाब चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से प्रारंभिक रिपोर्ट में उन कई खामियां नज़र आ रही हैं, श्वेता सिंह ने जो नामांकन दाखिल किया उसमें कई तथ्यों को प्रारंभिक तौर पर छुपाया, ऐसा साफ पता चल रहा है। इससे कांग्रेस के बोकारो विधायक श्वेता सिंह की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त कराने का आदेश दिया है। दरअसल एनबीए की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त से पहले कराना संभव नहीं है, क्योंकि उसको लेकर बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। लिहाजा कम से कम 3 अगस्त का समय दिया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनबीए की ओर से पेश वकील से पूछा कि आखिर 2 महीने का वक्त क्यों चाहिए। 2 महीना काफी ज्यादा है, क्योंकि सब कुछ डिले हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि पहले परीक्षा हो जाए। जिस पर एनबीए के वकील ने कहा कि जो कंपनी इसका आयोजन करती है उस कंपनी का मानना है कि सेंटर्स उतना उपलब्ध नहीं है। कई सारी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए 3 अगस्त से पहले परीक्षा कराना संभव नहीं है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी व्यक्त की और इसी के साथ कोर्ट ने परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया कि इसके बाद अगर कोई परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार नहीं करेगा। दरअसल कई एसोसिएशन और छात्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को 2 शिफ्ट के बजाय 1 शिफ्ट में परीक्षा कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एनबीए ने अर्जी दाखिल कर 3 अगस्त की तारीख की मांग की थी। अब देखना होगा 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक परीक्षा हो पाता है या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। देश भर में ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार 7 जून शनिवार को मनाया जा रहा है और ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी मुकम्मल व्यवस्था कर लिया है। आज धर्मगुरुओं के संग, स्थानीय लोगों के संग तथा पीस कमेटी के संग पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल वाराणसी ने आज विधिवत बैठक किया। बैठक के दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा तथा धर्मगुरुओं के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को लोगों को बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नमाज सड़क पर अदा नहीं होगा, जरूरत पड़ने पे 2 शिफ्ट में नमाज को अदा कराया जाएगा। प्रतिबंधित पशुओं का कुर्बानी नहीं होगा, साथ ही साथ कुर्बानी के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो या रील बना करके सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया जाएगा। सुरक्षा का व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल है, यातायात का व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल है। सैकड़ों की संख्या में हर चौराहों पे ट्रैफिक के जवान तथा पुलिस के जवान लगाए गए हैं। हर ईदगाह के पास नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रहेगी। आने जाने वाले यात्रियों के लिए, राहगीरों के लिए यातायात पे कोई दुर्व्यवस्था न हो, जिसके लिए यातायात पुलिस को जगह जगह पे लगाया गया है। निरंतर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। पुलिस कमिश्नर ने इस दौरान लोगों से अपील भी किया है कि शांतिपूर्वक अच्छे से खुशी के माहौल के साथ किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसको देखते हुए बकरीद का त्यौहार सकुशल मनाएं तथा अपने त्यौहार के साथ साथ आम लोगों को भी राहत के लिए हर वो काम करें जिससे किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। कुर्बानी के दौरान किसी भी प्रकार का अवशेष या मलबा को खुलेआम सड़कों पर न फेंके, उसको एक निश्चित जगह पे रखें जहां पे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी जो निरंतर चक्रमण करते रहेंगे वो वाहनों के द्वारा उसको ले करके जाएंगे तथा एक निश्चित स्थान पर उसको डिस्पोजल करेंगे। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। बकरीद के अवसर को देखते हुए उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने कई निर्देश दिए हैं, बहुत जरूरी निर्देश हैं, जिसमें से एक मुख्य निर्देश ये है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं जिनका आपको कुर्बानी नहीं देनी है, जिसमें गाय और ऊंट शामिल हैं। कई निर्देश ऐसे भी हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी देने से मना किया गया है और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगाने से मना किया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देश ये भी हैं कि किसी तरह की सोशल मीडिया पे कोई अफवाह हो, संवेदनशील बातें कही जाएं तो उसमें निगरानी रखें और सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ निर्देश ये भी हैं कि जैसे 1178 पीस कमेटियों से और धर्म गुरुओं से मीटिंग की गई है, बातचीत की गई है कि किसी प्रकार का माहौल ना बिगड़े और सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में हो जाए। 2623 हॉटस्पॉट और कुछ ऐसी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया जहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो ये कुछ निर्देश उत्तर प्रदेश के डीजीपी द्वारा दिया गया है आने वाले बकरीद त्योहार को देखते हुए। लखनऊ से कैमरामैन शहनवाज खान के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या रामलला राम जन्मभूमि मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार सहित परकोटा के 8 मंदिरों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जानकारी दी है कि अभी परकोटा के मंदिर और राम दरबार में भक्तों को दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी कुछ कार्य बाकी हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से अभी श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर नहीं खोले गए हैं और कुछ समय बाद ये माना जा रहा है कि बरसात के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये सभी 8 मंदिर खोल दिए जाएंगे। हालांकि राम दरबार के लिए एक विशेष तरीके का पास बनाया जाएगा, लेकिन ये उसी समय निर्धारित किया जाएगा कि किस तरीके से पास बनाया जाए। वहीं दूसरी ओर चंपत राय ने बताया कि रामलला के मंदिर के चारों ओर 4 दिशाओं में 4 द्वार का निर्माण किया जा रहा है और 70 एकड़ में जो बैरिकेड्स थी लोहे की, अब उसको हटाकर कंक्रीट ईंट की जो है सुरक्षित जो बाउंड्री है उसका निर्माण कराया जाएगा। अगर देखें तो 3 दिवसीय ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और 3 दिवसीय कार्यक्रम में 9 कुंड बनाए गए थे, जिसमें 2-2 यजमान इसमें पूजन कर रहे थे और 3 और 4 जून को 12-12 घंटे भगवान श्री राम के मंदिर में
अनुष्ठान चला है और 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों रामलला के मंदिर के प्रथम तल, राम दरबार सहित परकोटा के 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। गुरुग्राम में लगातार जो है अब कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है। आज भी जो है 9 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की गई है और टोटल मामलों की बात करें तो गुरुग्राम में अभी तक 56 संक्रमित लोग इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। गनीमत की बात यह है कि अभी तक 30 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, तो वहीं 26 लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो लगातार उन्होंने अब टेस्टिंग पर जोर दिया हुआ है। आज भी जो है 300 लोगों का टेस्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी जो स्थिति है उस पर पूरी तरह नजर बनाए हुए है जिला स्वास्थ्य विभाग। साथ ही लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गुरुग्राम के जिला स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोल दिया गया है। साथ ही गुरुग्राम के सरकारी हॉस्पिटल में भी एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जहां 30 बेड लगाए गए हैं और ताकि जरूरत पड़ने पर संक्रमित मरीजों को वहां पर एडमिट किया जा सके। जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाएं, अपने हाथ धोते रहें और मास्क जरूर लगाएं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ मैं मनोज वशिष्ठ, गुरुग्राम से भारत एक्सप्रेस के लिए। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 पार कर चुकी है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु की संख्या 55 पार कर चुकी है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और लगातार केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी नज़र बनाए हुए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल की, जिसमें कि गैस की, ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता, बेड की उपलब्धता, आईसीयू की उपलब्धता, साथ ही साथ जरूरी दवाओं और डॉक्टरों की उपलब्धता को चेक किया गया। इसके साथ ही साथ तमाम राज्यों ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उसका कोरोना का टेस्ट हो और अगर वो संक्रमित पाया जाता है तो उसे आइसोलेट किया जाए। साथ ही साथ सावधान रहने की ज़रूरत है, भीड़ भाड़ से बचने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़रूरी हो तब भीड़ भाड़ में मास्क लगा के जाएं। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो, 3 दिन में ठीक नहीं होता है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसका इलाज कराएं। साथ ही साथ अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें, जो कि विटामिन सी सबसे अच्छा साधन है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जो कि खट्टे फलों, नींबू, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। तो आप जितना अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेंगे उतना ही बीमारियों से बचे रहेंगे। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।